Hello, my dear students. Welcome to Mora Academy. And this is the last lecture on the first chapter of bookkeeping and accountancy. अपना चैप्टर का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो इंट्रोडक्शन लगभग 5 लेक्चर में चला गया. मेरा प्लान था कि मैं 3 लेक्चर में पूरा करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे सामने हैं, तो इन दैट केस आई डोंट फील लाइक शाइंग अवे. आई डोंट लाइक टू रिजर्व माई सेल्फ कि कम सिखाऊंगा नहीं. और याद रखिए, ये जो लेक्चर है आप मेरे सामने भी देख सकते हो, मेरे साथ में भी देख सकते हो, और उसके अलावा जब कॉलेज को जा रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, क्लास को जा रहे हो, क्लास से आ रहे हो, तभी भी सुन लीजिएगा. जरूरत पड़ी तो मेरा स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के सुन लीजिएगा. मुझे मालूम है मेरा बोलने का स्पीड थोड़ा ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप उसको थोड़ा और स्पीड बढ़ा के 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स वगैरह करके, 2 टाइम्स तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, 1.5 टाइम्स सुन के फिर से एक बार कंप्लीट कर दीजिएगा. जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपका आगे का सारा टॉपिक इजी जाने वाला है. अपना एम याद है ना, 100 में से 100 मार्क लाना है. चलो फिर लेट मी स्टार्ट विद द लेक्चर. In the first lecture, if you remember, we have talked about what is the evolution of accounting, what is the meaning of bookkeeping, what is the meaning of accounting, etc. ये सब चीजों का बात हुआ था अपना करके, और उसके बाद में हमने वो फादर ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में बात किया था, ये सब जगह पे अगर याद रहेगा तो. ओके. एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट किधर गया, या वी टॉक्ड अबाउट दिस पोजीशन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुककीपिंग, हिस्ट्री मतलब क्या, लैंग्वेज मतलब क्या, फीचर्स क्या है, यूटिलिटी क्या है, यूजर्स कौन है, और बुककीपिंग अकाउंटेंसी बीच का डिफरेंस क्या है. फिर नेक्स्ट सेक्शन में हमने बेसिस का बात किया था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किया था. फिर हमने टर्म्स सीखे थे, अलग अलग कैश एंड क्रेडिट, और बाद में अलग अलग टर्म्स एसेट लायबिलिटी और कैपिटल नेटवर्थ. उसका कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, आपको याद रहेगा तो. बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाया था मैंने आप लोगों को. उसके अंदर क्या सिखाया था मैंने, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. तो उसके 3 प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे अगर याद रहेगा तो, छोटे छोटे प्रॉब्लम थे. फिर हमने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट सीखे थे, अलग अलग जीआईएफ देखे थे हम लोगों ने. ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या है. फिर लास्ट में सीखा था हमने 3 चीजें. बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन है, 11वीं में उसको कंसेप्ट ही बोलते हैं, और बाकी 9 चीजें क्या है, कंसेप्ट है. आज मैं सिखाने वाला हूं आपको ये लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये खत्म हो गया तो अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जहां जहां पे बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस रहते हैं, वहां पे इसके क्वेश्चन आने का चांसेस है. हम लोग अपने कॉलेज में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उससे देखने वाले नहीं है. हम सब लोग अपने आप को एक्सपर्ट बनाने वाले हैं. दैट्स अ सिंपल थिंग. चलिए फिर लेट मी गो अहेड नाउ. आई विल गो फॉर दिस चैप्टर और दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कंसेप्ट में और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है? कंसेप्ट मतलब संकल्पना, तो स्टैंडर्ड मतलब क्या है, ऐसी संकल्पना कि जिसको अभी सब लोगों ने फॉलो करना चाहिए, ऐसा रूल बन चुका है. रूल किसने बनाया? ये रूल शायद कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की वजह से बन गया. एग्जांपल, मंदिर के अंदर जाना है तो चप्पल बाहर निकल के जाओ. रूल रखा है क्या? कुछ कुछ मंदिर के बाहर रूल लिखा हुआ रह सकता है, और कितने तो मंदिरों के वहां पे रूल लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो भी आप लोग चप्पल निकाल के मंदिर के अंदर जाते हो. दैट मींस इट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड नाउ. इट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड कि भाई मंदिर के अंदर जाने का है तो चप्पल बाहर निकाल के अंदर जाने का रहता है. दैट्स हाउ इट इज द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय अ पर्टिकुलर गवर्निंग अथॉरिटी. उस देश का वो कानून रह सकता है कि वह ये कंसेप्ट है, हमको अच्छा लग रहा है, और अभी हमको चाहिए कि सब लोगों ने कंसेप्ट फॉलो करना ही चाहिए. दूसरा, नहीं कानून तो बना हुआ नहीं है, लेकिन लोग ही बोलते हैं कि बाबा ये कंसेप्ट को फॉलो करेंगे बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो अ पर्टिकुलर कंसेप्ट which is now followed as a part of the law of land, which is created by the governing authority, governing body of that particular country, or it is created out of customs and traditions. और एक नई चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, sometimes in a particular country there can be some other governing bodies जो कानून बना नहीं रहे हैं. There can be some other governing bodies जो कानून तो बना नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने मेंबर्स को बता रहे हैं कि भैया आप लोग ये फॉलो करो, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड बन जाता है. मतलब वो सब लोगों ने फॉलो करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली स्पीकिंग, वो इंस्टीट्यूट के, वो गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स है उन्होंने फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिकली बाकी सब लोग उसकी वजह से फॉलो कर ही देंगे. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड कैसे बन सकता है? स्टैंडर्ड कैन कम आउट ऑफ द पब्लिक, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. स्टैंडर्ड्स कैन कम आउट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ने बना के दिया. और स्टैंडर्ड्स कैन कम आउट ऑफ गवर्निंग बॉडीज. जैसे कि इंडिया में एक बॉडी है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मेरे जैसे उनके मेंबर्स है, उनको सबको बोलता है कि आप जब अकाउंट्स बनाओगे लोगों का, आप जब अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे लोगों का, तो वो प्रिपेयर करते वक्त ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना आपका जिम्मेदारी है. आप हमारे मेंबर हो, आप हमारे मेंबरशिप नंबर लिया आपने, आप मेंबरशिप फीस भरते हो, तो हमारे मेंबर्स का एक कर्तव्य है कि अपने अकाउंट्स बनाने के टाइम, लोगों के अकाउंट्स बना के देने के टाइम,
हमेशा ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। सो देन ऑल चार्टर्ड अकाउंट बोलेगा अरे मेरा मेंबरशिप नहीं तो कैंसिल हो जाएगा अगर मैं स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करूंगा ना। तो कानून नहीं है, ये सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे बोला हुआ है कि बाबा तू जब अकाउंट्स का काम करेगा तो तू हमारा मेंबर है, हमारा मेंबर होने के से लोग तुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारा मेंबर होने के से तू ज्यादा फीस चार्ज कर सकता है, लेकिन ये तब होगा जब तू हमने बोले हुए रूल्स को फॉलो करेगा, वरना हम तेरे मेंबरशिप को कैंसिल करेंगे और मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा तो फिर लोग तुझे उतना फीस नहीं देंगे और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा। सो ये इनडायरेक्टली हम लोग रूल फॉलो करवा के लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड कहां से आ सकता है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लोगों में से ही आता है। या फिर स्टैंडर्ड कहां, फिर सब लोग बोलते हैं अभी बाकी सब चीजें फॉलो करने का नहीं, एक ही चीज को फॉलो करने का, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड कैन कम आउट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हुआ है। भारत में ऐसा क्या है, कंपनीज एक्ट में स्टैंडर्ड्स आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आते हैं। ये कानून बोलता है कि भाई ये कानून आपको फॉलो करने का, तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। या फिर जहां पे कानून साइलेंट है और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी शायद नहीं है, या फिर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में बहुत अलग अलग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है और अलग अलग लोग अपने को जो कन्वीनियंट है वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कोशिश करते हैं, फिर उसमें से कौन से कस्टम एंड ट्रेडिशन को सिलेक्ट करने का ये कौन बता सकता है बीच में? अगर कानून साइलेंट रहेगा तो सीए इंस्टीट्यूट जैसा गवर्निंग बॉडी रहेगा वो बताएगा कि भैया ये अलग अलग कंसेप्ट है, सभी सही है, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन उसमें से ये कंसेप्ट फॉलो करोगे तो सबको फायदा होगा, सबको यूनिफॉर्मिटी आएगा, प्लीज इसको फॉलो करो। इन दैट केस दैट कंसेप्ट बिकम्स अ स्टैंडर्ड। सो ओरिजिनली क्या रहता है? कंसेप्ट। फिर उसको स्टैंडर्ड में कौन कन्वर्ट करता है? आइदर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस और द लॉ और द गवर्निंग बॉडी लाइक सी इंस्टीट्यूट। सो स्टैंडर्ड बनने के लिए पहले जरूरी क्या है? देयर शुड बी अ कंसेप्ट, और कंसेप्ट के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस। उसमें से ऐसा कंसेप्ट जिसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं है और सब लोग उसको फॉलो कर ही देते हैं, दैट बिकम्स अ स्टैंडर्ड विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी गवर्निंग बॉडी, इट इज आउट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। दूसरा क्या है? कंसेप्ट है, अलग अलग पॉलिसीज उस कंसेप्ट में से बन सकते हैं, उसमें से अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं, तो उसमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन, कौन सा पॉलिसी, कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए, इसके लिए शायद उस देश का गवर्नमेंट ही रूल बना देगा, कानून बना देगा। तो बाकी के सब पॉलिसीज हट जाएंगे, उस कंसेप्ट में से एक ही पॉलिसी को कानून ने मान्यता दी हुई है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी किसी को फॉलो करने का नहीं है। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय लॉ, सबको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड है। और तीसरा पार्ट, ये जहां पे कानून शांत रहता है, गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाया नहीं है और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है, तो अलग अलग लोग अपने अलग अलग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करके बोलेंगे अरे मैं सही हूं क्योंकि आई एम फॉलोइंग माय स्टैंडर्ड, आई एम फॉलोइंग माय कस्टम, आई एम फॉलोइंग माय ट्रेडिशन। तो फिर कंपैरिजन नहीं बनेगा, ठीक से जमेगा नहीं कंपैरिजन करने के लिए। तो फिर इसके वक्त बीच में कौन आता है? सी इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट आता है, वो बोलते हैं कि भैया हम लोग बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, कोई ये फॉलो करता है, कोई वो फॉलो करता है, कोई और कुछ फॉलो करता है, कोई और कुछ फॉलो करता है, उसमें से कौन सा चीज सबने फॉलो करना चाहिए ऐसा हमको लगता है वो हम बताएंगे। दैट इज अ स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय द गवर्निंग बॉडी। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, बट इंपॉर्टेंट है कि दे आर जनरली इन राइटिंग। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स issued by the expert accounting body or by government or other regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statement। क्या मस्त शब्द है रे बाबा रे बाबा, बहुत ब्यूटीफुल शब्द है, क्या मस्त बात कर रहा है अपने को बता रहे। देखो स्टैंडर्ड में क्या होता है जनरली, स्टैंडर्ड जनरली टॉक्स अबाउट कि एक आध चीज को कब रिकॉग्नाइज करने का, ये हुआ है क्योंकि हम लोग हिस्ट्री रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, तो ये सचमुच में हुआ है, ये हम लोग कब रिकॉग्नाइज करने का, व्हेन शुड वी से दैट यस दिस हैज हैपेंड, व्हेन शुड वी से दैट दिस हैज हैपेंड, ये कौन बता सकता है? स्टैंडर्ड बता सकता है। तो सम स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ टेलिंग यू व्हेन टू रिकॉग्नाइज एंड व्हेन नॉट टू रिकॉग्नाइज। सेकंड वन फॉर मेजरमेंट, मतलब अच्छा ये हुआ है तो मालूम पड़ा है, बट इसका साइज क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका अमाउंट कैसे आ सकता है डिसाइड करने का, एस्क्राइब करने का, ये डिसाइड करने के लिए कभी कभी स्टैंडर्ड्स रह सकता है। तो सम स्टैंडर्ड्स आर फॉर टेलिंग यू वेदर यू शुड रिकॉग्नाइज और नॉट, और व्हेन यू शुड रिकॉग्नाइज वो बताने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स जो रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसका वैल्यू क्या असाइन करना है वो बताने के लिए रहते हैं। सम स्टैंडर्ड्स आर फॉर ट्रीटमेंट, सर रिकॉग्नाइज कब करने का मालूम पड़ गया, कितना वैल्यू लगाने का वो भी मालूम पड़ गया, लेकिन उसको अभी रिकॉर्ड करूं तो कैसे रिकॉर्ड करूं, उसका ट्रीटमेंट क्या दूं, इसको लायबिलिटी दिखाऊं तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दिखाऊं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखाऊं, उसका ट्रीटमेंट क्या दूं, ये बताने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रह सकता है।
सिर्फ लायबिलिटी के नहीं, बहुत सारे अलग अलग एसेट्स के लिए, लायबिलिटी के लिए, इनकम के लिए और एक्सपेंसेस के लिए, सबका ट्रीटमेंट कैसे करने का उसके लिए भी रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, सर जो रिकॉग्नाइज करने का आपने बोला था उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज किया, उसका वैल्यू कैसे डिसाइड करने का उसके लिए आपने बोला था वो वैल्यू भी डिसाइड किया, उसको रिकॉर्ड कैसे करने का आपने बोला था उसका ट्रीटमेंट रिकॉर्डिंग वो भी फॉलो किया। अब बताओ सर इसको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करूं, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रह सकता है क्या? यस, सम स्टैंडर्ड्स कैन बी फॉर प्रेजेंटेशन एंड सम स्टैंडर्ड्स कैन बी फॉर डिस्क्लोजर, की प्रेजेंट करते करते इसमें कितने डिटेल्स बताने पड़ेंगे, ये सब चीजों के लिए भी स्टैंडर्ड रह सकते हैं। तो एवरी स्टैंडर्ड may not be dealing with all these different things. Some standards may be purely for recognition, some may be for purely measurement, some may be purely for treatment, some may be purely for presentation, and some may be purely for disclosure, and some may cover all the different aspects of a particular type of transaction. Okay, तो नीड क्या है उसका, बहुत अभी अपने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से दिमाग में चल जाएगा कि इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जल्दी से समझ में आएंगे क्योंकि सब लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं। टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर, तो अकाउंटेंट को मालूम है मुझे क्या करना है, ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, नहीं, मुझे डिसीजन लेके हो गया है, कानून ने बोल दिया यही करने का बाकी करने का नहीं, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया यही करने का बाकी कुछ करने का नहीं है, तो मेरा काम खत्म हो गया। याद है क्या मैंने बोला था, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस, और मैंने ये भी बोला था कि कानून ने हाइब्रिड बेसिस को कैंसिल कर दिया है, भारत में अलाउड नहीं है। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारा डिसीजन स्टैंडर्ड बन गया तो डिसीजन लेने का जिम्मेदारी खत्म हो गया, अभी तो मालूम है यही स्टैंडर्ड यही फॉलो करना है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटिटीज, तो ये भी एंटिटी है वो भी एंटिटी है, कंपैरिजन करना है, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बट कंपैरिजन कब हो सकता है, जब दोनों सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते रहेंगे तो ही कंपैरिजन हो सकता है। एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अभी अगर तुम स्टैंडर्ड को फॉलो करते रहोगे तो लोग विश्वास रखेंगे कि ठीक है हम इस पर विश्वास रख सकते हैं। एंड टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर कानून रहेगा तो उसको फॉलो करने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है। ओके, सो लेट अस कंसीडर नाउ ऑल द डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसका अपने को सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तोड़ ओळख, सिर्फ अपने को पहचान भाई ये ऐसा कुछ तो नंबर था, ऐसा कुछ तो नाम था, मालूम रहना चाहिए 11वीं में। डिटेल में तो अपने को आगे पढ़ाई करने का, ये बड़ा समंदर है, हम समंदर की पहली लहरों को सिर्फ छू रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए AS1, AS मतलब क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो एज नहीं है, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो यहाँ पे AS लिखा है ना उसका मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है कि AS1 का नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये कब हुआ, 1/4/1991 को ये इश्यू हुआ, 1/4/1991 को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुआ, और कंपनीज के लिए तब से चालू हो गया। बाकी दिन मतलब बाकी लोग जो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म रह सकती है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न रह सकती है, उनके लिए 1/4/1993 से एप्लीकेबल हो गया। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एट अ टाइम देश में जितने अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए एक साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट ऐसा भी बोल सकता है कि इसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ बिजनेस को पहले एप्लीकेबल होगा, बाकी के बिजनेस को बाद में एप्लीकेबल होगा। ये गवर्नमेंट भी बता सकता है तो सी इंस्टीट्यूट बता सकता है, जिसने स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया हुआ है वो बताएगा कि ये सबके लिए एक साथ एप्लीकेबल है कि किसी और के लिए अलग, किसी और के लिए अलग डेट से एप्लीकेबल है। तो AS1 जो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये कंपनी के लिए कब से चालू हो गया, 1/4/91 से, बाकी लोगों के लिए कब से चालू हो गया, 1/4/93 से। Accounting policies followed in the preparation and presentation of financial statement should form a part of the financial statement and normally should be disclosed in one place। मतलब तुम financial statement बनाओ, ये AS1 ने क्या बताया अल्टीमेटली कि तुम financial statement बनाओ, और financial statement में सिर्फ मैं प्रॉफिट बता दिया कितना हो गया, सर मैंने एसेट्स बता दिया, लायबिलिटीज बता दिया, कैपिटल बता दिया, शाबाश वेरी गुड, अच्छा किया तूने, लेकिन अभी बाद में नीचे और एक नोट लिख कि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ये जो लॉस कैलकुलेट किया है, एसेट्स लिखे हैं, लायबिलिटीज लिखे हैं, वो लिखते वक्त मैंने कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया है। तो पढ़ने वाला प्रॉफिट देखेगा, एसेट देखेगा, लायबिलिटीज देखेगा और बाद में पॉलिसी देखेगा, अच्छा ये पॉलिसी की वजह से ये प्रॉफिट दिख रहा है, तो पॉलिसी चेंज होगा तो प्रॉफिट चेंज भी हो सकता है, हमको पता है। तो विच पॉलिसीज आर फॉलोड बाय यू दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड बिलो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज मेंशन्ड इन AS1। दूसरे का नाम है AS2, ये 1/4/99 से आ गया, इसका एक ही डेट है, देखो इसका अलग अलग डेट नहीं है, मतलब ये सबके लिए एक साथ आ गया। AS1 कंपनी के लिए 1/4/91 को और बाकी लोगों के लिए 1/4/93 को, whereas AS2 जो है मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, जिसका मकसद क्या है, वैल्यूएशन। देखो ऊपर वाला क्या था, डिस्क्लोजर के लिए था, नीचे वाला क्या है, वैल्यूएशन के लिए, मतलब मेजरमेंट के लिए। अपने पास दुकान में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इस स्टॉक का वैल्यू कैसे करने का, सर सिंपल, आपने सिखाया था पिछले लेक्चर में, कॉस्ट कंसेप्ट, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट एट टुडेज मार्केट वैल्यू, एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट टू यू नॉट टू कॉस्ट टू योर नेबर। तो सर हमको याद है, तो उसका वैल्यू कैसे करने का, सिंपल,
इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। मैं बोलूंगा नहीं, AS2 ये बोलता है कि अगर वो इन्वेंट्री है, गुड्स है, एसेट नहीं है, गुड्स है, तो गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करने का, उसका वैल्यू थोड़ा अलग होता है। इट शुड बी वैल्यूड आइदर एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। कंफ्यूज मत होना। पहला पॉइंट, सर मैंने ना स्टॉक परचेस किया, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मैंने स्टॉक परचेस किया, 1 लाख रुपए का परचेस किया। मैं बोलूंगा ठीक है सर, एंट्री करने का करो। सर कितने में करूं? तुमने कितने में परचेस किया? 1 लाख में। नेवर ने कितने में परचेस किया? 1.5 लाख में। नेवर को मारो गोली, मतलब एक्चुअली मत मारो, बट नेवर को भूल जाओ, अपने कॉस्ट को याद रखो, 1 लाख को याद रखो। ओके, अपने 1 लाख को याद रखोगे, 1.5 लाख को भूल जाओ। सेकंड पॉइंट, अभी एंट्री कर दो कि बाबा मेरे पास स्टॉक कितने का है? 1 लाख रुपए का है। गुड, अभी साल खत्म हो गया, बराबर तूने परचेस कब किया था? 31 मार्च को या फिर 30 मार्च को परचेस किया था, 30 मार्च को परचेस किया था, तो 31 मार्च को अब तुम्हारा बैलेंस शीट बनाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, अब बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो तब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, वो स्टॉक जो है वो हमने दुकान के बाहर रखा था, और बारिश आ गया। मार्च में कौन सा बारिश, इसलिए हमने बाहर रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या बैड लक, जोर पे आ गया, बारिश हो गई, और वो स्टॉक थोड़ा सा खराब हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया। कुछ अपने शेड के अंदर था, कुछ बाहर था, थोड़ा सा खराब हो गया। अब जो खराब हो गया उसको भी हम बेच सकेंगे, बट नॉर्मल प्राइस पे नहीं बेच सकेंगे, उसको कम प्राइस पे बेच सकेंगे, उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। तो कॉस्ट कितना है? 1 लाख, रिकॉर्ड करके रखा है 1 लाख। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी तक अनसोल्ड स्टॉक है, परचेस किया है, सेल नहीं किया है, अनसोल्ड स्टॉक है, थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का हो गया है। तो जितना इंफीरियर क्वालिटी का, उसका वैल्यू थोड़ा कम हो गया है। तो अभी सबको, अगर अच्छा क्वालिटी का रहता तो मैं बेचता था कितने में? 2 लाख में। मैं बोलूंगा 2 लाख को भूल जाओ, 1 लाख ही याद रखो, क्योंकि 1 लाख इज कॉस्ट। टुडेज मार्केट वैल्यू शुड नॉट बी कंसिडर्ड। नहीं सर, लेकिन वो 1 लाख का जो है ना, उसके अंदर 2 पार्ट है। 90,000 शेड के अंदर था, 10,000 शेड के बाहर था, थोड़ा सा बारिश लग के खराब हो गया। वो जो 10,000 है वो उसका 10,000 कॉस्ट है, और जो 90,000 है वो 90,000 कॉस्ट है, दोनों मिला के 1 लाख का कॉस्ट होता है। उसमें से जो 10,000 है उसका वैल्यू आजकल मार्केट में सर अभी सिर्फ 5,000 ही मिलेगा, पूरा 10,000 नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अगर ऐसी बात हो गई है तो तुम्हारा ये जो स्टॉक था जिसका कीमत था 1 लाख रुपया, जिसके 2 पार्ट थे, 1 लाख चाहिए ना, एक जीरो ज्यादा आ गया है, ओके, जिसका कीमत था 1 लाख रुपया, जस्ट अ सेकेंड, या यस, इसका कीमत था 1 लाख रुपया, 2, 3, 4, 5, इसके 2 टुकड़े हैं, एक 90,000 और एक 10,000। ये क्या है? उसका कॉस्ट है, क्योंकि ये अपना कॉस्ट था। तो सर अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम ये 1 लाख का कॉस्ट जो है ना सर, उसको 90 और 10,000 में डिवाइड कर चुका है। ओके, तो ये अपना इधर कॉस्ट है। लेकिन ये 90 का ना आजकल वैल्यू भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको अच्छा प्राइस पे बेच सकते हैं। उसको हम लोग शायद मार्केट में 1,95,000 में बेच सकेंगे सर। मैं बोलूंगा शाबाश, ये क्या है? तुम्हारा मार्केट वैल्यू है। और ये जो 10,000 है ना सर, उसका लेकिन मार्केट वैल्यू गिर चुका है, वो अभी मार्केट में 5,000 में ही जा सकता है। ये हम लोग 1,95,000 में बेच सकते हैं, 1,95,000 एंड दिस इज 5,000। मैं बोलूंगा ये 1,95,000 जो है ना, उसको भूल जाओ। क्यों? बिकॉज इट इज कॉस्ट, वील हैव टू कंसिडर कॉस्ट, बस 93 नहीं कंसिडर करो। ये जो 10 और 5 है ना, उसके अंदर 10,000 को भूल जाओ। नहीं सर, आपने बोला था कॉस्ट कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट को भूल कैसे सकता हूँ? यस, बट AS2 ने बोल के रखा है इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड आइदर एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। तो इसका कॉस्ट कितना है? 90, मार्केट वैल्यू कितना है? 195, तो 195 को भूल जाओ। इसका कॉस्ट कितना है? 10, और मार्केट वैल्यू कितना है? 5, तो फिर 5 को कंसिडर करो, 10 को भूल जाओ। मतलब 90 + 5, ये हो गया तुम्हारा मार्केट वैल्यू। सो वैल्यूएशन कितना होगा? आइदर एट कॉस्ट मतलब 90,000 एंड 10,000 मतलब 1 लाख, और एट मार्केट वैल्यू मतलब 1,95,000 एंड 5,000 मतलब 2 लाख। मैं बोलूंगा नहीं, 2 लाख नहीं पकड़ने का अपने को, अपने को क्या रखना पड़ेगा? 90 और इधर का 5, मतलब हो जाएगा कितना? 95,000। सो कॉस्ट कितना था? 1 लाख, बट बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखेगा? 95,000 का दिखेगा। ऐसा कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। रूल क्या है? आई एम रिपीटिंग अगेन, द स्टॉक शुड बी वैल्यूड आइदर एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। सेकंड लास्ट टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। सेकंड लास्ट टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तब ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहने वाला है, और आपला हुकमाचा इक्का है, तो आपला हुकुम का इक्का है वो, 2 मार्क मिलेगा ही मिलेगा, भूलने का नहीं। इन्वेंट्री, स्टॉक वैल्यू कैसे करते हैं? आइदर एट कॉस्ट
और एट मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। किसने बोला? AS2 ने बोला। AS2 का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। चलो अगला पॉइंट कौन है? AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब ये 14/2001 से आया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बोलता है कि किसी भी बिजनेस को साल के एंड में क्या क्या बनाना पड़ेगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना पड़ेगा। और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बनाना पड़ेगा, मतलब कैश कहां कहां से आई और कैश कहां कहां पे गई, ये भी बनाना पड़ेगा। सो 3 अलग अलग स्टेटमेंट तो कंपल्सरी हो चुके हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। जब मैं स्टूडेंट था तो यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था। 14/2001 मैं स्टूडेंट खत्म होने के बाद, मेरा सीए बनने के बाद 5 साल के बाद, मैं 96 का सीए, तो 5 साल के बाद में 2001 में ये स्टैंडर्ड आ गया। बोला कि अभी सबको क्या बनाना पड़ेगा? साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। 11वीं में कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने को बनाने को सिखाते नहीं है, तो टेंशन नहीं है, बाद में आएगा तब सिखाऊंगा। अभी आगे देखते हैं। AS6 किसका? डिप्रिसिएशन का है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या? अपने को एक टॉपिक भी है, बाद में अकाउंट्स का एक पूरा टॉपिक है, तब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो एसेट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, फॉर एग्जांपल व्हीकल, हमने परचेस किया, बाद में उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, वो सेकंड हैंड हो गया ना, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता है। तो देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। आई रिपीट, देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर। तो ऐसे रिडक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं? उसको अकाउंट्स में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की कीमत में, एसेट की वैल्यू में, सॉरी फॉर दैट, एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है। वो जैसे जैसे यूज होता है, जैसे जैसे पुराना होता है, वैसे उसकी कीमत कम होती है। तो ये कीमत, उसकी वैल्यू कम होना, उसको रिकॉर्ड कैसे करने का, वो बताने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? AS नंबर 6, AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग 1495 का पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ओके, नेक्स्ट पार्ट AS8, उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 1491 को कंपनी के लिए चालू हो गया और 1493 को बाकी लोगों के लिए चालू हो गया, मतलब AS1 जैसा ही है। ये क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट शुड बी चार्ज एज एन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इन विच दे आर एक्चुअली इनकर्ड। तुमने जिस साल में R&D के ऊपर खर्चा किया रहेगा, वो उसी साल के ऊपर, उसी साल का खर्चा करके रिकॉर्ड कर दो। उसमें छोटा पॉइंट्स है, बट 11वीं के लिए इतना काफी है। वो सब डिटेल में आगे जब सीए करने को आओगे तब सिखाऊंगा। अभी इतना याद रखो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा जिस साल में होता है, उस साल का खर्चा करके उसको कंसिडर करने का है। नेक्स्ट AS9, आपको मेरा पिछला लेक्चर याद रहेगा, तो तब मैंने वो रियलाइजेशन कंसेप्ट, वो परेश रावल का GF दिखाया था ना, वो अंडो का एग्जांपल दिया था, अंदाज अपना अपना मेरा फेवरेट मूवी, आपको होमवर्क बोला था, आपने होमवर्क शायद किया रहेगा, पिक्चर देखा रहेगा शायद। तो उसमें जो मैंने बोला था, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं वोडाफोन या फिर मैं एयरटेल हूँ या फिर मैं जियो हूँ, तो फिर मतलब जियो फोन, तो फिर जैसे जैसे तुम लोग एक एक कॉल करोगे, तो मुझे मालूम है मैं तुमको अभी बिल, तुम्हारा पोस्ट पेड है सपोज, तो तुमको मैं भी चार्जिंग लगा सकता हूँ क्या? तो एक एक कॉल के बाद में मुझे रिकॉर्ड करने का है कि अरे हाँ इतना रिकॉर्ड, अभी रिकॉर्ड करो, अभी रिकॉर्ड करो। कब रिकॉर्ड करूँ? सपोज मैं बड़ा बिल्डर हूँ, ओके, और मैं बिल्डिंग बांध रहा हूँ, तो लोगों को मैंने बोल के रखा है भूमि पूजन के टाइम आप पैसे भरो 10% नहीं तो 1% भरो, बाद में जैसे जैसे एक एक फ्लोर बनते जाएगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पैसा देते जाओ। तो कब रिकॉर्ड करूँ? ये कौन बताएगा? AS9 बताएगा। या फिर सपोज अभी एग्जांपल, वो एक बहुत बड़ा कंपनी, एजुकेशन कंपनी है, उसको बहुत तकलीफ चल रहा है अभी आजकल, आपने शायद न्यूज में सुना रहेगा। उनका प्रॉब्लम इस AS9 के साथ हुआ था, बाइजू नाम का कंपनी है, कि किस तरह से रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन को। अगर सपोज ऐसा होता है कि मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि आप लोग आ जाओ मेरे पास से मेरा एजुकेशन पैकेज परचेस कर लो और 1 महीने तक यूज करके देखो, अच्छा लगा तो यूज करो, अच्छा नहीं लगा तो पैसा वापिस। तो लोगों ने पहले पैसा भर दिया, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू करेंगे कि कंटिन्यू नहीं करेंगे मालूम नहीं है। 1 महीने के बाद में समझेगा, अगर उन्होंने रिफंड मांगा तो वापस करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने वो बोला हुआ है। तो मैं इसको सेल्स करके इनकम करके कब रिकॉर्ड करूं? जब उन्होंने पैसा दिया तब, कि जब 1 महीना खत्म हो गया और उन्होंने रिफंड नहीं मांगा तब, कब रिकॉर्ड करूं? या फिर उन्होंने ऐसा बोला कि 12 महीने में धीरे धीरे पेमेंट करो। तो आज उन्होंने बोल के रखा सर मैं कोर्स लिया लेकिन मैं एक साथ लमसम पेमेंट नहीं करूंगा, मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा। तो अच्छी बात है, करो। तो आज मुझे मालूम है कि उनके पास से मुझे 1 लाख रुपए आने वाला है, 10 महीने में आने वाला है, लेकिन कैसे आएगा? हर महीने में 10,000 रुपीज आएगा, 10,000 रुपीज ईच मंथ। तो सर मैं कैसे रिकॉर्ड करूं? आज 1 लाख रुपए इनकम रिकॉर्ड करूं, कैश 10,000 रिकॉर्ड करूं? ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मदद कौन करता है? AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 1491 को कंपनी को एप्लीकेबल हो गया, 1493 को बाकी लोगों को एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट वन इज AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स।
वो कॉस्ट कंसेप्ट है क्या? कॉस्ट कंसेप्ट आपको याद रहेगा, तो मेरे को टीवी परचेस किया 90,000 45,000, वो वाला कंसेप्ट यहां पर से आता है AS10. It tells you that assets should be recorded at their historical cost, not today's market value. वो valuation of inventory में either at cost or at market price, whichever is lower, वो AS2 है, वो inventory है, वो current asset है. और ये AS10 है, ये फिक्स्ड एसेट है. इसको हम जितना जल्दी जमेगा उतना जल्दी बेचने वाले नहीं है, बल्कि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं. जब तक उसका फायदा होता रहेगा तब तक हम उसको यूज करेंगे, जब तक ये खराब नहीं होगा तब तक यूज करेंगे. ऐसा वाला एसेट है, उसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं. इन्वेंट्री मतलब पकड़ के रखने में इंटरेस्ट है ही नहीं. कस्टमर आया फट से बेच दूंगा, कस्टमर आया फट से बेच दूंगा, रखूंगा नहीं अपने पास. दैट इज इन्वेंट्री. वो गुड्स है. उसके लिए रूल क्या है? आइदर एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर. परचेस करने के टाइम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर बेचा नहीं गया और साल खत्म हो गया और तुमको बैलेंस शीट बनाने का है, तो उसको बैलेंस शीट में कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करना? आइदर एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर in AS2. AS10 में you are talking about not current asset, you are talking about not inventory, but you are talking about fixed asset. Fixed asset not going to be sold, so they should be recorded at their historical cost. 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो प्राइस पे परचेस किया था, वो प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करके रखने का. उसका आजकल का मार्केट वैल्यू बढ़ गया रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको चेंज करने का नहीं. सर डिप्रिसिएशन आया रहेगा तो हाँ, डिप्रिसिएशन को माइनस करो, दैट इज ओके फॉर अस. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक्स में लेके आने का टाइम कौन से वैल्यू पे लेके आने का? कॉस्ट पे लेके आने का. और अगर डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो कॉस्ट कंटिन्यू होगा, डेप्रिसिएशन रहेगा तो कॉस्ट में से वो माइनस करते जाने का. दैट्स अ सिंपल आइडिया. बट मार्केट वैल्यू को कंसीडर करने का नहीं. वन मोर पॉइंट, सर हमने टीवी लिया ऑफिस में लगाने के लिए, और उस टीवी को बाद में इंस्टॉलेशन करना पड़ा. सर वो वॉल के ऊपर माउंटिंग करना था, तो वो वॉल माउंटिंग करने वाला आदमी है, उसने पैसा चार्ज किया 500 रुपया. तो टीवी का कीमत 45,000 और उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस 500 रुपीज. सर अभी क्या करूं? मैं बोलूंगा फिर टीवी का कीमत 45,500 ऐसा कंसीडर करो. आई रिपीट, टीवी का कीमत 45,000, 90,000 तो देखना ही नहीं है, वो मार्केट वैल्यू है, वो नेबर ने परचेस किया, उसको छोड़ दो. उसका लिस्ट प्राइस, उसका प्रिंटेड प्राइस है, वो छोड़ दो. हमने 45,000 पे किया ना, हम लोग 45,000 पकड़ेंगे. लेकिन लाए हुए टीवी को आप यूज नहीं कर सकते हो. उसको यूज करने का तो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, वॉल के ऊपर लगाना पड़ेगा, वॉल माउंटिंग करना पड़ेगा, उसका कनेक्शन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा कनेक्शन के लिए. तो इलेक्ट्रिशियन का और वो वॉल माउंटिंग करने वाले का सबका हमने चार्जेस दिया 500 रुपया. तो 45,000 का टीवी और 500 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस जब तक पे नहीं करोगे तब तक टीवी देखने को मिलने वाला नहीं है. मतलब टीवी का कीमत कितना पकड़ने का? 45,500. एनी एक्सपेंडिचर, ऐका मी नीट का सांगतो ते, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडिशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. आई रिपीट, एनी एक्सपेंडिचर incurred for bringing the asset into working condition should be added to the cost of asset. सर ये किसने बोला? AS10 ने बोला. AS10 ने बोला expenditure incurred for bringing the asset into working condition should be added to the cost of asset. And अभी सुनो अगला पॉइंट, any expenditure incurred for maintaining the asset in working condition. मतलब चालू हो गया है, चालू हो गया है और चल भी रहा है, लेकिन अच्छा चलते रहना चाहिए, इसलिए हमने बाद में फिर उसको मेंटेन करने का खर्चा किया रहेगा. तो दैट एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. दैट एक्सपेंडिचर शुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल एक्सपेंडिचर, दैट करंट ईयर एक्सपेंडिचर. वो एसेट के कॉस्ट में ऐड करने का नहीं. सो सपोज वो टीवी का इंस्टॉलेशन करके हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर हम लोग कुछ तो झाड़ू पोछा करने को गए थे, अपने को समझा कि टीवी के पीछे का एक स्क्रू थोड़ा सा भी लूज हो रहा है कि क्या. तुमने फिर से इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, फिर से उस आदमी को बोला, उसने बोला सर इसको 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा. नाउ यू आर पेइंग हिम अगेन 100 रुपीज फॉर टाइटनिंग द स्क्रू एंड ऑल. अभी वो 100 रुपीज, सर अभी मेरा टीवी का कीमत कितना? 45,000 दुकानदार को दिया, 500 रुपया इंस्टॉलेशन को दिया, 100 रुपया रिपेयर को दिया. तो पिछले 3 साल से टीवी का कीमत 45,500 और आज टीवी का कीमत 45,600. मैं बोलूंगा ये बाबा ऐसा मत करो प्लीज, बाबा लोग, बेबी लोग, ऐसा करने का नहीं. 500 रुपया ऐड करना बराबर था. क्यों बराबर था? क्योंकि any expenditure incurred for bringing the asset into working condition should be added to the cost of asset. तो उसको वहां पे लेके जाओ, 500 का ऐड किया तो चलेगा. any expenditure incurred for maintaining the asset into working condition should not be added to the cost of asset. मतलब वो जो तुम्हारा 100 रुपया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, वो एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करके सेपरेट रिकॉर्ड करने का है, एसेट के कॉस्ट में जाना नहीं चाहिए. ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. आगे चल के एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का टॉपिक है, तभी एडजस्टमेंट फिर से एक बार आएगा. और आगे चल के प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, सॉरी फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न नाम का टॉपिक है, उसके अंदर भी एडजस्टमेंट आएगा. 2 मार्क फिर से बार मिलेगा.
तो दो टॉपिक में ये कंसेप्ट अपने को यूज करने को मिलने वाला है। एक कौन सा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, and any expenditure incurred for maintaining the asset into working condition should not be added to the cost of asset. Okay, very good. Next part, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अगर हमारे बिजनेस को गवर्नमेंट कैसे ग्रांट मिलता रहेगा तो उस ग्रांट को रिकॉर्ड कब करने का, ओनली व्हेन वी आर फुलफिलिंग द कंडीशंस व्हिच आर पुट बाय द गवर्नमेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ दोस ग्रांट। तो जब तक हमारा कंडीशन फुलफिल होता नहीं है तब तक उस ग्रांट को रिकॉर्ड करने का नहीं है। बाद में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया, तो वो शेयर्स का हमारे लिए वो एसेट है, हमारे लिए वो एसेट है इन्वेस्टमेंट नाम का। उस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कैसे करने का, क्यों, क्योंकि कंपनी का शेयर्स हम लोग कंपनी के पास से आईपीओ में परचेस करेंगे ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। कंपनी का शेयर्स कंपनी के पास से हम लोग आईपीओ में परचेस करेंगे इसका कुछ गारंटी नहीं है। हम शायद किसी और के पास से शेयर ब्रोकर की मदद से परचेस कर सकते हैं, तो हम ज्यादा प्राइस दे सकते हैं, फिर उसका इंटरेस्ट, उसका डिविडेंड का कुछ स्पेशल वर्किंग होता है। तो वो सब वर्किंग कैसे करने का ये सिखाया कौन, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये जब आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सीखने का रहेगा, सीए इंटर में आता ही है, तब मैं सिखाऊंगा, फिर ग्रेजुएशन के कोर्स में रहेगा तो अलग से आएगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट में एक छोटा पॉइंट रहता है, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब हम उसको जल्दी से बेचने वाले नहीं है, तो उसको AS10 जैसा ट्रीट करने का, मतलब इट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। और अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, अपने पास थोड़ा पैसा पड़ा था, हमने फट से परचेस करके रखा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेच देंगे, उसको पकड़ के नहीं रखेंगे, फिर ऐसे वाले इन्वेस्टमेंट को AS2 के जैसा रिकॉर्ड करने का, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी आइदर एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। क्लियर में कैसे बोल रहा हूं? सो इन्वेस्टमेंट्स को हम क्लासिफाई करने को सीखेंगे, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म रहेगा तो टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, एंड शॉर्ट टर्म रहेगा तो पहले जब परचेस किया तो एट कॉस्ट रिकॉर्ड करके रखो, और साल खत्म हो गया लेकिन तुम उसको कभी भी बेच सकते हो पता रहेगा, तो इन दैट केस इट इज बेटर टू रिकॉर्ड इट आइदर एट कॉस्ट और एट मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। सर मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। ओके, एंड देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। हमारा जो इनकम टैक्स है उसको रिकॉर्ड कैसे करने का, उसमें दो अलग अलग पॉइंट रहते हैं, एक को बोलते हैं करंट टैक्स, एक को बोलते हैं डिफर्ड टैक्स। सर हमको तो अभी तक इनकम टैक्स ही पता नहीं है और आप तो करंट टैक्स डिफर्ड टैक्स की बात कर रहे हो। यस, मैं सिर्फ ये तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अभी याद रखना, हम समंदर में तैरने को अभी तक उतरे नहीं है, हम समंदर के किनारे वो जो लहरें अपने पैर को छू रही है उसको देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। AS22 टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अपने को सिर्फ याद रखने का है कि दो अलग अलग शब्द आने वाले हैं, एक का नाम है करंट टैक्स, एक का नाम है डिफर्ड टैक्स, DEFERRED। सो ये दो अलग अलग टर्म्स है, ये AS22 की वजह से आते हैं। जब आगे चल के हम आगे पढ़ाई करने को जाएंगे तब सीखेंगे कि करंट टैक्स का मतलब क्या, डिफर्ड टैक्स का मतलब क्या, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड हियर यू कंप्लीट योर फर्स्ट टॉपिक। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यू आर रियली ऑसम स्टूडेंट्स। जो बाकी बच्चे लोग शायद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में छोड़ देते हैं, और जब मैं सुन रहा तो मैं भी मैक्सिमम शायद 1 आध घंटे के लिए पढ़ाई किया रहेगा इसका, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए बराबर लगभग 5 घंटे का पढ़ाई किया। आई एम वेरी श्योर दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट मच नॉलेज व्हिच आई एम हैविंग नाउ। Okay, so you are very good now. At 11th standard, you are knowing so many different things which HSC board wants you to know, but many of us just skip that particular thing. तो जो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड है वो तुमने अच्छे से पूरा किया हुआ है। और अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग अपना स्टेयरकेस पे अभी पहला चैप्टर पूरा कर चुके हैं, पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा मैं मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो अब थियरी पार्ट काफी कम होते जाएगा और प्रैक्टिकल पार्ट बढ़ते जाएगा। मैं सॉल्व करते जाऊंगा, आपको मेरे साथ नोटबुक लेके बैठना है, ये पीछे के वीडियोस का भी नोट्स लेके रखना प्लीज, जितना नोट्स लोगे उतना फायदा। और उसके अलावा मैंने कुछ क्रॉसवर्ड पजल आपके लिए बना के रखे हुए हैं, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल के रखूंगा, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं उसका मैंने क्रॉसवर्ड पजल बना के रखा हुआ है। डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसको बार बार प्रिंट आउट निकाल सकते हो और बार बार लिख सकते हो, तो आपको एग्जाम के पहले खुद को टेस्ट करने को भी हो जाएगा कि बराबर आया कि नहीं आया करके। ओके, सो यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिग एक्सपेरिमेंट, novel, unique experiment, and you are doing it very nicely. I'm sure that you are going to get good marks in college and you are going to be a perfect cover student. Okay, so thank you very much. Next lecture में मिलेंगे, नया टॉपिक चालू करूंगा। Bye bye, good night, take care. Yes, okay, bye.